का लफ्ज सुन नहीं कोई नहीं, इतने दफा आ जा चुके हैं। आप तो 2 दफा बन चुके हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो कल जलसा होने जा रहा है, ये जो अमेरिका की साजिश वाला ये जो नैरेटिव है, इसके ऊपर आप लोग इस वक्त पूरी आपकी थीम जो है वो उसके ऊपर चल रही है, लेकिन DGISPR की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये फरमाते हैं कि जनाब कंस्पिरेसी का लफ्ज़ जो है वो तो था ही नहीं लामिया के अंदर, और हमने इंटरफेरेंस की बात की थी, उस पर हमने नमाज दे दिया था। तो ये कितनी देर तक ये मोमेंटम चलेगा सर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कभी कोई रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में पहले आया हो। आप देखिए कि एक ऑफिशियल मीटिंग में एक जो सीनियर ऑफिसर हैं वो कन्वे करते हैं कि हमारा डिसीजन आप सुन लें, और वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी, ये जो आपके ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उस नो कॉन्फिडेंस मूव की कामयाबी और नाकामी के ऊपर आपके साथ होंगे। अगर वो कामयाब होती है तो एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, और अगर वो कामयाब नहीं होती तो यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरह की, अब इसको मुदाखलत कहें, साजिश कहें, और उसके बाद वो आ जाती है, और उसके बाद अचानक हमारे 22 लोग, जिनमें से पता चलता है कि जो 8 लोग कम से कम अम्बेसी में मुलाकातें करते रहे, और मतलब राजा रियाज या वजिया अकरम, ये कितने हेनरी किसिंजर हैं कि जो जाके अमेरिका। इसके अलावा वैसे PTI के और किसी शख्स ने मुलाकात नहीं की? 8 लोगों ने। नहीं, ये तो वो है ना जो नाराज रखी है, इसके अलावा और लोगों ने कभी नहीं की? नहीं, और लोगों ने भी की होंगी मुलाकातें। अच्छा। बट जो नौयत है मुलाकातों की और किन से की, किस बैकग्राउंड में की, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक, मुलाकातें तो जाहिर है कि होती रहती है, उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये लग इस तरह एक और भी एक इशू था जिस पे DGISPR ने बात कही कि एक्चुअली PM हाउस ने हमें अप्रोच किया था और हमें कहा था कि जी आएँ और आके मामले को रिजॉल्व करें। श्री मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, एक्चुअली हमसे परवेज़ खटक साहब के ज़रिए रब्ता किया गया था। अब इस पॉइंट के ऊपर सवाए श्री साहिबा के इस पॉइंट ऑफ व्यू के, इसके अलावा इमरान खान साहब ने गालिबन चंद सहाफ़ियों को भी एग्जैक्टली यही बात की है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देखिए, बात यह है कि ये उन्होंने कहा है कि जी हमें सियासत से दूर रखें, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, और लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। बट सिर्फ एक नुक्ता मैं आपके सामने कहूँगा कि इमरान खान ने 3 हल पेश किए, जिनमें से 2 ऐसे हल थे जो उनको कबूल ही नहीं थे। इमरान खान साहब के सामने पेश किए गए? मतलब इमरान खान ने हल पेश किए, इमरान खान साहब ने हल पेश किए, मतलब यही है ना कि इमरान खान ने 3 ऐसे हल रखे, अच्छा, हमारे सामने, जिनमें 2 उनको मंजूरी नहीं थे। अच्छा, ठीक है, बस लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, सो बेसिकली यू डोंट वांट कि इसकी ज्यादा, क्योंकि इससे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। सही बात। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब है? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों है? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। मामला फंसता किधर था? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की, और जो मेरा तज्जिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। एक मैं फॉर्मर जज के साथ था, हाई सुप्रीम कोर्ट, बहुत मतलब वेरी रिनाउंड जज। मुझे कहने लगे कि देखो, इसमें ना PTI का और PDM का इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि PTI जो है फ्रैंकली वो इतनी पॉपुलर नहीं रह गई थी 3 साल बाद। आप लोगों को तो एक रिसर्जेंस मिल गई है, शायद अभी आपकी पॉपुलैरिटी 2018 से भी ऊपर है। और जो PDM है उसको फ़ायदा ये हो गया, वो हुकूमत में आ जाएंगे और उनका जो 3 साढ़े 3 साल में ख़र्चा हुआ है वो पूरा कर लेंगे। अच्छा, असल नुकसान जो हुआ है वो हमारे 2 एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को हुआ है, जो बिल्कुल जिनका जो है वो एक जो समझिए कि जो वक़ार है वो मिट्टी में मिल गया है। और ये जैसा आपका तज़िया मुझे सही लगता है। एस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारे, जाहिर है कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी आई है वो तो दोनों इदारों को लेके आई है। एस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारे कौन से हैं? जुडिशरी और फौज, और कौन से 2? आप समझ रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा? मेरा ये, मैं आपको जज साहब का कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इससे उन दोनों स्टिकिंग पॉइंट क्या बन रहा था? स्टिकिंग पॉइंट क्या ये बन रहा था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और किस तरह चूज होगा? छोटी छोटी कई बातें हो जाती हैं। वाज दिस वन ऑफ देम? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जो बात आज कही फवाद चौधरी साहब ने, दोपहर की बात मैंने आपके सामने रखी कि उन्होंने कहा जी जो हमें दीवार से लगा रहा है, और अभी जो शाम को उन्होंने बात की कि अगर हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो फिर हम हुकूमत में होते। आपका नतीजा क्या है इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ें तो किसकी तरफ इशारा कर रही है तहरीक इंसाफ? कौन दीवार से लगा रहा है उन्हें? जी मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका।
मेरा ख्याल है कि ये कोई नई बात नहीं की फवाद चौधरी साहब ने। अगर जैसे हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं, सोहेल बड़ाई साहब हैं, हमारे भाई सलीम साफ़ी साहब बैठे हैं, सबकी और आपकी बड़ी आंख है कि अगर 6 अगस्त को बेनज़ीर भुट्टो साहब के असलम बेग के साथ तल्लुकात उनके साथ गुलाम इसहाक़ खान के साथ ठीक होते तो भी उनकी हुकूमत ना टूटती। 93 में गुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ठीक होते ना टूटती। 96 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर लगारी और उस वक्त जनरल JK के साथ उनको प्रॉब्लम ना होते वो भी बैठी होती। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सैक ना करते तो मुशर्रफ ने खुद कहा था कि आज भी वज़ीर आज़म होते। और रिसेंटली अगर आपको याद हो ब्रिगेडियर उन्होंने एजाज शाह साहब ने कहा था कामरान शाह साहब के शो में कि नवाज शरीफ साहब जो है ना अभी भी वो अगर उनकी फ़ौज से उस वक्त मसले ना होते तो वज़ीर आज़म होते। सो उनका ये कहना आज के कि अगर इनकी उनके साथ लड़ाई ना होती, कोई मसला ना होता तो इमरान खान साहब जो हैं आज भी वज़ीर आज़म होते। आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए था। फिर मतलब फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक पॉलिटिकल जहन रखते हैं। कोई आम आदमी भी नहीं है कि चले यहीं से कोई आ गए होंगे हाथ साथी तौर पर। उनका सियासत में बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, खुद बड़ा एक्टिवली जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से, फिर उसके बाद आपको याद पीपल्स पार्टी का दौर देखा उन्होंने, इसके बाद अभी इमरान खान साहब का 3-4 साल उन्होंने बड़ा एक्टिव और वेरी इफेक्टिव उन्होंने एक उसको मिनिस्टर के तौर पर डील किया। मेन मिनिस्टर्स में शामिल थे, एडवाइजर में शामिल थे। उनको तो तारीख का पता होना चाहिए था। अगर आपका मेरे जैसे एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को इन चीज़ों की समझ है कि आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेनी है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो आपका इंजाम होगा। आपसे भी पहले बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी लड़ाई लेते रहे हैं और उसके बाद जो नतीजे हमारे सामने आए। आपने लड़ाई लड़ी है, आपका ख्याल है किसी असूल पर लड़ी है, किसी कायदे पर लड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिविलियन अथॉरिटी को आप मेंटेन करना चाहते थे, आप अपनी पावर यूज़ करना चाहते, फेयर एनफ, आप डटे रहे। फिर इसको क्यों समझते हैं कि ये तो फिर एक तारीखी तौर पर एक जीरो सम गेम भी है। लेकिन अगर ये कहना फवाद चौधरी साहब का यानी मेंट इट, आपने भी सुना होगा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन नुकसान उनका होगा जो हमें दीवार से लगा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बैरूनी साजिश है, फिर आप कहते हैं हमें दीवार से लगा रहे हैं। तो दीवार से लगा रहे हैं, अमेरिका ने दीवार से लगाया है या किसी और ने लगाया है तहरीक इंसाफ को दीवार से? मुनीब, इसमें बड़ी मेरा ख्याल है कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये PTI ये कहते हैं, इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश अमेरिकन ने की है, तो साजिश अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट या अमेरिकन उनके सेंट काम के चीफ या CIA चीफ ने तो आगे बैठ के यहाँ पे आगे रजीम चेंज नहीं करवाया। तो वो फिर लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं ना, वो फिर आगे कुछ पावरफुल जहाँ तबकात है फिर उनका हवाला देते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है। सो अब इतनी जुर्रत है नहीं कि नाम ले लें, कह देना फिर कि एस्टैब्लिशमेंट का कह दें कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा रजीम चेंज करवाया है, अमेरिकन के साथ मिल गए। ये भी कहते हैं कि अमेरिकन ने रजीम चेंज कर, भाई कैसे करवाया अमेरिकन ने बाहर बैठ के? आप फिर नाम लेना, थोड़ी सी जुर्रत करें, हौसला करें, बताएं हमें, आप और मेरे जैसे जो अनपढ़ थोड़े से उस नलायक कि हमें समझ नहीं आ रही कि आपका कैसे रजीम चेंज हुआ है। सो उनका इशारा जो है, इशारा सारे का सारा डेफिनेटली उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप हमें दीवार पे लगाएंगे। मैं आके लास्टली इसका कह दूं ये थोड़ा सा कि इमरान खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं, पहले भी उनको आप देखें वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे लगता है वो किसी और साइड पे लेकर जाके आके लेकर जा रहे हैं। जैसे MQM का हुआ, MQM का देखा, MQM ने बड़ी इंतहाई जाकर सख्त किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जलसे जुलूस किए और बड़ी हार्ड लाइन ली, उसका नतीजा देखा। आप इसके बाद बांग्लादेश में देखें, वहाँ पे जमात इस्लामी ने इसी तरह का स्टांस लिया था। हसीना वाजिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको वहाँ पर रुकवाया। मिस्र में हमने देखा, अखवानुल मुस्लिमीन थी मेरा ख्याल है, उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ। सो इस तरह की चीज़ें अगर इमरान खान साहब को आप इस तरह लेकर जा रहे हैं कि रोज़ाना आपने आगे बम्बार्डमेंट करनी है, आपने इन इशूज़ को पोलिटिकल आगे मैदान में लड़ने की बजाय सड़कों पर लड़ना है, खुदा ना खासा सिविल आप डिसओबीडियंस करनी है, कोई वायलेंस करना है, तोड़ फोड़ करनी है, रोड्स ब्लॉक करने हैं, तो मेरा ख्याल है उनके खान साहब का एडवाइजर जो उनको वहाँ से लेकर आए हैं ना वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे नहीं पता आगे कि उनकी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की बात से हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। ये ज़रूरी है? हाँ, इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी बात की तस्दीक भी हो रही है। आप फिर ज़रूर करें वो लेकिन उससे हुकूमत इनकारी थी ना, तो अब फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन आप ही के नैरेटिव की बयानिए की तस्दीक कर दी है। इत्तला दी है उन्होंने एक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात ख़राब ना होते तो वो इस वक्त हुकूमत में होते। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमने कोशिश भी की और ये ताल्लुकात कई महीनों से ख़राब हैं। उतने ही महीनों से जितने महीनों से आपने कहना शुरू किया था कि हुकूमत जारी है, इमरान खान साहब जा रहे हैं। सेठी साहब? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो महीनों की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि
सितंबर अक्टूबर में जबकि DGISI साहब का मसला जी। चल रहा था, जी। तो मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी एक सोच है और उस सोच की वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए। और अभी तो वो आप सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, जी तो ये तो 5 महीने हो गए ना। जी जी तो 5 महीने से इनके तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मगर एक्चुअली शुरू जो मामला हुआ वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, जबकि आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि हम अब तब्दीली करना चाहते हैं DGISI के पोस्ट की, और हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक कोर कमांड कर लें, बिकॉज़ उनके लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो फिर इन लाइन आ जाए जबकि वक्त आएगा टू बी आर्मी चीफ इन कंटेंशन। मतलब जब लिस्टें बनती हैं उसमें सबकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1 साल कम से कम आपने कोर को कमांड किया हो। जी अच्छा, और तो खान साहब ने उस वक़्त उनको कहा था मुझे 1 महीना और दे दें, ये अगस्त की बात है। तो उसके बाद फिर जब ये गए तो जी वो अगस्त हो गया, अब करना है हमने अपने इंटरनल भी हमने चेंजेस करनी है, शंटिंग्स करनी है, किसी को इधर भेजना है, किसी को उधर भेजना है, वो वक्त आ रहा है हमारा, हमने 4-5 जर्नलों को इधर उधर करना है, उनकी टाइम पूरा हो गया, अब ये हमारी एक इंटरनल चीज़ है। तो खान साहब ने फिर और 1 महीना मांगा और इस तरीके से जब नवंबर में आए तो बहुत उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, अब मेहरबानी करें, अब कर दें उसको। तो और बड़ी बेचैनी है हमारे GHQ के अंदर, ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब खान साहब ने उस वक्त फिर इनसे कहा आर्मी चीफ से कि ठीक है कर दें आप, नहीं करानी बात हो गई। अच्छा। आर्मी चीफ ने कहा ये कल अगर आज कह दिया है तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आर्मी चीफ आ गए घर आके उन्होंने अपने इंटरनल ऑर्डर्स पास कर दिए GHQ के कोर कमांडर पिंडी का कराची जो है अंजुम वो आएंगे इधर, वो आएंगे यहाँ, और उनको कहा पैक अप योर बैग्स और आप उतर जाएं और आ जाएं। और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ फेयरवेल शुरू कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आ रहा। जी। और उतनी देर में वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी किसी ने जाना था, जिन्होंने जाना था अंजुम साहब की जगह पे, वो पहुँच गए वहाँ, और ये वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि या अगली सीट नहीं खाली हो रही तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो जब क्योंकि पहुँच गए थे दूसरे साहब, तो इनको फिर उठ के आना पड़ा, ये आ गए और यहाँ सीट खाली नहीं थी। तो फिर ये इशू बन गया कि खान साहब के पास फिर लोग गए और यार ये क्या कर रहे हैं आप, वो बंदा हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम आर्मी चीफ, मैंने ये सब कुछ कर दिया है और अभी तक ये, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टेंशन हुई। इवेंचुअली फिर खान साहब ने कर ही दिया, मगर उस वक्त तक बदमज़गी हो चुकी थी क्योंकि 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने और आखिर में ये इशू बना। और बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये बात जनरल बाजवा ने अभी जो हाल ही में अपने अफसरों के साथ बात की है लाहौर में भी और उससे पहले पिंडी में भी, उन्होंने ये बयान किया है वहाँ। तो ये मैं अब नई बात नहीं कर रहा, मगर मुझे उस वक्त ये पता था, तो इसीलिए मैंने वहाँ शुरू कर दिया था नवंबर में कि ये गड़बड़ हो गई है, ये होगा। आप याद नहीं है आपको, मैंने अक्टूबर में ये कहा था कि 20 नवंबर जो है वो आखिरी दिन है, उस वक्त तक ये करनी पड़ेगी जी। ये उसके बाद आगे नहीं बात चल सकती, बिकॉज मुझे पता था बात क्या हो रही है वहाँ। तो इसलिए उसके बाद फिर आपने देखा किस तरीके के साथ तल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। अब सवाल ये है कि क्यों चाहते थे, सवाल तो ये है इमरान खान साहब क्यों चाहते थे, और यही सवाल फवाद चौधरी साहब को पूछा गया कि इसमें कोई और भी कोई वजह थी वो उन्हें आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने इनकार किया फवाद चौधरी, वो कहते नहीं ऐसा अच्छा नहीं। मैं आपको बताऊं इसके पीछे फलसफा क्या था, वो बड़ा ज़रूरी है बिकॉज इसके साथ और भी बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जनरल फैज़ जब DGISI से पहले वो DGC थे, मतलब है कि एक कदम पीछे थे, और उस वक़्त से इनका बराह रास्त एक सतून के तौर पे उन्होंने PTI की मदद की थी। ठीक, इसमें अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद एक नए DGISI आए, आसिम मुनीर साहब, वो 8 महीने रहे और वो उन्होंने खान साहब के साथ, खान साहब ने उनको नहीं रहने दिया। अब मैं कोई ज़्यादा बात करूंगा तो काट देंगे इस प्रोग्राम में से, तो इसलिए इतनी बात। अलीम खान साहब की एक ऑडियो मुबैना तौर पे चल रही है, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया हुआ है। तो वो अब तो फिर उनको 8 महीने के बाद कहा जी सॉरी, वो फिर चले गए गुजरांवाला इसको कमांडर, और फिर जनरल फैज़ को प्रमोट किया, और ये भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको DGISI बनाया। तब मान ली गई बात और बाद में नहीं मानी गई।
नहीं, उस वक्त तो खान साहब ने बनाया ना DGISI जी। तो जब इनको हटाने की बात थी तो उस वक्त खान साहब तैयार नहीं थे करने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि DGISI की प्रमोशन और शंटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता ना, तो इनके पसंदीदा जर्नैल थे, ठीक, और अभी भी हैं। और वो चाहते थे कि ये रहें, उन्हें फ़िक्र था कि ऑपोजिशन जो है अभी भी बड़ी गड़बड़ कर सकती है, और इसलिए वो चाहते थे कि वो रहें। अब आपको पता है फ़ोन कॉलें आती थी, ये होता था वो होता था, सेनेट के इलेक्शन, जजेस इधर उधर जो सारे खाते खुले हुए थे जी जी, वो खान साहब को बचाने के लिए थे। और अब भी हमें यही, अब जनरल बाजवा की तरफ से भी यही इशारे आ रहे हैं कि हमने इनकी बड़ी मदद की। साबिक वज़ीर इत्तलात वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज बड़ी एक ओपन डिस्कशन की, और वो जो एक मुअम्मा बनी हुई थी पिछले काफ़ी दिनों से, ये बात की ये क्या हुआ कैसे हुआ, काफ़ी सवालों के जवाब तो मिले भी हैं और काफ़ी नए सवाल खड़े हुए हैं। नहीं, अभी तो ये आज की डेवलपमेंट ये है कि फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे आके पब्लिकली इसका एडमिशन किया है, वरना ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी। और मुझे और क्लासर साहब को आप इसको एजाज़ कह लें या मौका कह लें, ये डायरेक्टली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से और फवाद चौधरी से उनके हुकूमत से जाने से 2 दिन पहले एक मुलाकात के अंदर इत्तफाक़न डायरेक्टली देखने का मौका मिला था। आज हुआ ये कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जाने की वजह हमारे और उनके इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात हैं, अगर वो इख्तलाफात ना होते तो हमारे हुकूमत ने नहीं जाना था, आज भी नहीं जाना था। अगर आप इजाज़त दें तो शॉर्ट हमारे पास मौजूद है, अगर वो चला दें तो ज़्यादा रिलेवेंस होता है। जी जी, ये पहले उन्होंने मंसूर अली खान के बाद में हुआ, तो अभी 8 बजे मैं इत्तफाक़न मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बैठा हुआ था, तो फवाद चौधरी साहब को इसके फॉलोअप के तौर पे दोबारा लिया गया। अगर प्रोड्यूसर साहब को वो क्लिप भी मिले तो दिखा सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपने कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कहा है, ऐसे ही है। तो मज़ीद उन्होंने 2-3 बातें और साथ में ऐड कर दी अभी ये मालिक साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हमने बड़ी कोशिश की इस मामले में। एक बात तो उन्होंने मज़ीद कही, किसी जज साहब का, रिटायर्ड जज साहब का हवाला देते हुए कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा नुकसान तो ना PTI का हुआ ना PDM का हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है। और ये जो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जाने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की रेटिंग और पॉपुलैरिटी भी नीचे चली गई है, और ये सारी कंट्रोवर्सी का मलबा उन पे पड़ गया है। मज़ीद उन्होंने एक और जो बात की, उन्होंने कहा जी ये हमारे साथ जो डील बातचीत चल रही थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में अरशद शरीफ के पहले कहा था कि 3 ऑप्शंस मुझे दी गई थी कि आप या रिज़ाइन कर दें या नो कॉन्फिडेंस फेस करें या इलेक्शन करें, तो उसका हिंट देते हुए उन्होंने कहा जी ये भी बात हुई थी कि 6 हफ्ते के बाद इलेक्शंस होंगे। तो ये अब डील हुई नहीं हुई, तो मुझे और कासिम साहब को जब प्राइम मिनिस्टर से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जब मौका मिला था उनकी हुकूमत से जाने से सिर्फ 2 दिन पहले, तो हमने उनसे ये पूछा था कि जनाब ये जो खबरें आ रही हैं तो ये किस नौइयत का, किस लेवल का, किसकी कहाँ से मुलाकात हुई, इसका बैकग्राउंड पूछा था उनसे, इमरान खान से। तो उन्होंने इशारा किया था फवाद चौधरी साहब की तरफ, थोड़ा सा मुझे कलेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत कहूँ, कि उन्होंने कहा जी ये इनके थ्रू हुआ था। सो वहाँ से ये कॉन्टैक्ट था, कोई इनका कॉन्टैक्ट था और इनके थ्रू, मतलब मोर और लेस इशारा कर रहे थे कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत चल रहे थे, बीच में इंटरलोक्यूटर या इंटरमीडियरी वसीला ये थे, तो वसीला ये थे। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त वैसे थोड़ा सा टालने की कोशिश की थी, मगर अब ये पता चल रहा है कि जो भी मुलाकातें हुई, कौन किसके पास गया, इधर के लोग उधर गए, उधर के इधर आए, तो बीच में फवाद चौधरी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने दरमियान में कुछ महीनों से ये मामला चल रहे थे और इस पर बड़ी कोशिश की गई ये मामला को ठीक कर सकें, ये ताल्लुकात ख़राब हुए दोबारा जोड़ सकें, मगर ये जोड़